हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अंक 9 एडुटेरिया का करेंट कॉन्सेप्ट और जो 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और ये एक से 15 मई 2024 का है। ठीक है, इससे पहले 1 जनवरी से अप्रैल तक पूरा कंप्लीट हो चुका है और 1 मई का भी एक वीडियो आ चुका है जो जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार स्पेशल था, वो अपलोड हो चुके हैं फ्रेंड्स। और आज के वीडियो में हम देख लेंगे जो पेपर का निचोड़ होता है, क्योंकि हमारे लिए, हम स्टूडेंट लोग के लिए पेपर पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता है, अगर टाइम भी है तो हमें पता नहीं चलता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसके लिए अगर ये डिटेल्स में पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा, क्योंकि आपने 68 और 69 बीपीएससी दिए होंगे तो बीपीएससी का पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है और अब इसमें वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो इसमें डिटेल्स से पूछता है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ एडुटेरिया का ही जुनून टेस्ट सीरीज जो ऑथेंटिक बुक से उसमें क्वेश्चन लिया हुआ है, और एक आधार टेस्ट सीरीज जो हमारा एनसीईआरटी से लिया हुआ है फ्रेंड्स, वो अपलोड हो चुके हैं प्लेलिस्ट में, तो जाके चेक कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और परफेक्शन आईएएस का भी टेस्ट और टेस्ट करेंट अफेयर हो रहा है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ परफेक्शन आईएएस का 90 डेज प्लानर भी है, जिसमें हिस्ट्री का 5 या 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो जाकर के आप देख लेंगे। लगातार ऐसी वीडियो अपलोड हो रहे हैं, एक से एक दिन में 2 या 3 वीडियो अपलोड कर दे रही हूँ, ताकि एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, मनसौदा विस्फोटक विधेयक 2024, ये स्रोत क्या है तो बिजनेस स्टैंडर्ड है। तो केंद्र सरकार ने 1884 के विस्फोटक अधिनियम को बदलने के लिए नया विस्फोटक विधेयक पारित किया है और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के नियम के उल्लंघन के जुर्माना बढ़ाने और लाइसेंसिंग प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित विधेयक की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रस्तावित विधेयक 2024 के अनुसार केंद्र सरकार लाइसेंस देने, निलंबित करने या रद्द करने के साथ साथ नए कानून के तहत अन्य निर्दिष्ट कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण को नामित करेगी। नेक्स्ट, लाइसेंसिंग प्राधिकारी लाइसेंस में विस्फोटकों की मात्रा निर्दिष्ट करेगा, जिससे एक लाइसेंसधारी निर्धारित अवधि के लिए निर्माण, स्वामित्व, बिक्री, परिवहन, आयात या निर्यात कर सकता है। नेक्स्ट, यदि कोई लाइसेंसधारी व्यक्ति किसी भी नियम का उल्लंघन करके विनिर्माण, आयात या निर्यात करता है तो उसे 3 साल की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। इन नियमों का उल्लंघन करते हुए किसी विस्फोटक को अपने पास रखने, उपयोग करने, परिवहन करने पर 2 साल तक की कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। तो विस्फोटक अधिनियम 1884 क्या था, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो 1884 का विस्फोटक अधिनियम भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा अधिनियमित कानून है, जिसका मुख्य उद्देश्य विस्फोटकों का निर्माण, भंडारण, कब्जे, उपयोग, बिक्री, आयात और निर्यात को विनियमित करना है। यह अधिनियम नामित अधिकारियों को सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उन परिसरों का निरीक्षण करने का अधिकार देता है जहां विस्फोट संग्रहित या उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, यह अधिनियम विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों पर लागू होता है, जिसमें बारूद, डायनामाइट, नाइट्रोग्लिसरीन और अन्य पदार्थ शामिल हैं। यह विस्फोट से संबंधित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निर्विरोध विजय, स्रोत क्या है तो द हिंदू। तो गुजरात के सूरत लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल ने, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि निर्विरोध जीत गए हैं और लोकसभा चुनाव जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुई है, मुकेश दलाल का निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया था और अन्य दावेदारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए थे। निर्विरोध निर्वाचन में परिणाम घोषित करने से संबंधित कानून। तो फ्रेंड्स, ये बता दें कि आपको ये पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटी में ये सब क्वेश्चन पूछता है और अभी 18वीं लोकसभा चुनाव हुई है तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। तो चुनाव संचालन 1961 नियम 11 टर्निंग ऑफिसर RO को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित करने और निर्विरोध चुनाव में परिणामों की घोषणा करने की अनुमति देता है। शर्त क्या है इसका, तो यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ही उम्मीदवार
चुनाव लड़ रहा हूँ। जब अन्य सभी उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले लेते हैं या अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो केवल एक ही उम्मीदवार दौड़ में रहा जाता है। चिंताएं इसकी क्या क्या है, क्योंकि हर चीज़ का एक निगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, तो देख लेते हैं। यह प्रक्रिया मतदाताओं को उपरोक्त में से कोई नहीं नोटा विकल्प का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देता है। वर्तमान चुनावी प्रक्रिया एक प्रकार से निर्वाचकों को पूरी तरह से चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर देती है और यदि चुनाव लड़ने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है तो उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आगे की राह क्या हो सकती है। तो विजय उम्मीदवारों की घोषणा के लिए वीटो का न्यूनतम प्रतिशत पेश करने पर विचार किया जाना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार खुद को चुनाव के लिए पेश नहीं करता है तो उस सीट को नामांकित श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है नाबार्ड की जलवायु रणनीति 2030, इसके बारे में पढ़ लेते हैं और ये द हिंदू का स्रोत है। तो सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नाबार्ड ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर अपने जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया है। इस व्यापक रणनीति का उद्देश्य भारत के हरित वित्तपोषण की बढ़ती आवश्यकता को संबोधित करना है। नेक्स्ट, भारत में हरित वित्तपोषण क्या होता है तो इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो भारत को 2030 तक संचयी रूप से 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक तक पहुंचने के लिए सालाना लगभग 170 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। वर्तमान हरित वित्त प्रवाह गंभीर रूप से अपर्याप्त है। 2019-20 तक भारत में हरित वित्त पोषण में लगभग 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए गए, जो कि जरूरत का एक अंश मात्र है। नेक्स्ट है भारत में हरित वित्त पोषण की मांग को पूरा करने के लिए नाबार्ड की जलवायु रणनीति 2030 4 प्रमुख स्तंभों के आसपास संचित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल ये सब ध्यान रखेंगे। ठीक है, 4 प्रमुख स्तंभ के आसपास है। तो ये क्या है, भारत में हरित वित्त पोषण मांग के लिए पूरा करने के लिए। ठीक है, इसमें पहला है सभी क्षेत्रों में हरित ऋण में तेजी लाना, व्यापक बाजार निर्माण भूमिका निभाना, नाबार्ड का आंतरिक हरित परिवर्तन और रणनीतिक संसाधन जुटाना। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये ऑप्शन में 4 डाल देंगे और 3 डाल देंगे और एक कोई नहीं डालेंगे। इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये सब ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, या फिर कथन कार्य में डाल देंगे। नेक्स्ट है नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसकी स्थापना भारत में सतत ग्रामीण विकास और कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए शिवरमन समिति, ये ध्यान पहले तो ये रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि किस समिति के वजह से किस समिति के सिफारिश पे हुई है नाबार्ड की स्थापना। तो शिवरमन समिति की सिफारिश के आधार पर 12 जुलाई 1982 को की गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई है। तो 12 जुलाई 1982 में और शिवरमन समिति के द्वारा। इसका उद्देश्य कृषि, लघु उद्योग, कुटीर ग्राम उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्पों के प्रचार और विकास के लिए ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाना है। यह आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत एक वैधानिक निकाय है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वैधानिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय है के रूप में कार्य करता है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। मुख्यालय कहाँ है इसका, मुंबई में है। नेक्स्ट है यह भारत सरकार द्वारा नियुक्त निर्देशक मंडल द्वारा शासित होता है, जिसमें शामिल आरबीआई के प्रतिनिधि और केंद्र और राज्य सरकारें, ग्रामीण विकास और वित्त से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं। नोट में क्या है, तो पृथ्वी दिवस 2024 कब मनाया गया था फ्रेंड्स। तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और थीम क्या था, तो ग्रह बनाम प्लास्टिक। ये ध्यान रखेंगे दोनों फ्रेंड्स कि पृथ्वी दिवस 2024 को कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया गया है और थीम है ग्रह बनाम प्लास्टिक। निष्कर्ष में क्या है, तो यह रणनीति पहल पर्यावरणीय प्रबंधन प्रति नाबार्ड की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है, साथ ही भारत को एक लचीली और टिकाऊ अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। तो द हिंदू ने जारी किया है फ्रेंड्स, द हिंदू का स्रोत है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में 36.62 से गिरकर 31.28 हो चुकी है। ठीक है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य विशेषता क्या है, तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर और रिपोर्ट्स
के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 180 देशों के बीच भारत की रैंकिंग 2023 में 161 से 2024 में 159 हो गई है। तो बस इतना ही ध्यान रखेंगे, इतना ही काफ़ी हो जाता है कि ये किसने जारी किया है। तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, और हमारा स्थान कितने पूरा टोटल देश है इसमें, तो 180 देश है, और उसमें भारत का स्थान कितने हैं, तो 159 है। ठीक है, और इसका स्कोर देख लेते हैं। स्कोर इसका 31.28 है। ठीक है, और इसमें फर्स्ट स्थान पे कौन है, तो रैंकिंग में नॉर्वे शीर्ष पे है। तो ये ध्यान के लिए नॉर्वे क्या है, शीर्ष पे है, जबकि डेनमार्क दूसरे स्थान पे है। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है फ्रेंड्स, उसके बारे में और ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है NPLI बैंक और नामीबिया मध्य समझौता। ठीक है फ्रेंड्स, NPLI और बैंक ऑफ नामीबिया के मध्य समझौता, और इसका स्रोत क्या है, तो बिजनेस स्टैंडर्ड है। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NIPL की ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI जैसे त्वरित भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ एक समझौता किया है। यह साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में UPI स्टैक को तैनात करने के लिए केंद्रीय बैंकों के साथ NPCI का पहला सहयोग होगा। उद्देश्य क्या है, तो नामीबिया में वास्तविक समय में व्यक्ति से व्यक्ति P2P, पीपल टू पीपल, और व्यक्ति से व्यापार P2M लेन देन विकसित करेगा। नेक्स्ट है महत्व क्या है इसका, तो बैंक ऑफ नामीबिया BON को NIPL से सर्वोत्तम श्रेणी की तकनीकी और अंतर्दृष्टि तक पहुंच प्राप्त होगी, जिससे नामीबिया में अपने नागरिकों के डिजिटल कल्याण के लिए एक समान समझ का निर्माण संभव हो सकेगा। नेक्स्ट है, यदि यह भविष्य की तकनीकी प्रगति और बाजार की मांगों को अपनाने के लिए स्केलेबिलिटी और अनुकूलनशीलता भी सुनिश्चित करेगा, जिससे क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट, यह प्रयास फ्रांस, श्रीलंका, सिंगापुर और मॉरिशस जैसे अन्य बाजारों में प्रवेश करने के बाद UPI को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए NPCI के प्रयास का अनुसरण करता है। यह सहयोग वित्तीय सेवा को अधिक सुलभ और किफ़ायती बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, विशेष रूप से वंचित आबादी के लिए 2025 तक अपेक्षित भुगतान उपकरणों की पूर्ति अंतर संचालनीयता के साथ होगा। NPCI का क्या है, तो NPCI देश में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली संचालन के लिए एक समग्र संगठन है। इसे RBI और भारतीय बैंक संघ IBA द्वारा भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत एक मजबूत भुगतान और निपटान संरचना के विकास हेतु स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024, और डाउन टू अर्थ इसका स्रोत है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM ने विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 लॉन्च किया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि किसने लॉन्च किया है, तो विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 किसने लॉन्च किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने। ठीक है, और जो वैश्विक प्रवासन पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलावों का खुलासा करते हैं, जिसमें स्थापित लोगों की रिकॉर्ड संख्या और अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर में बड़ी वृद्धि शामिल है। वर्ष 2000 से IOM प्रत्येक 2 वर्ष में अपनी प्रमुख प्रवासन रिपोर्ट पेश करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी, तो वर्ष 2000 और 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण 650% से बढ़कर 128 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 831 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जिसमें भारत को वर्ष 2022 में सबसे अधिक 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रेषण प्राप्त हुआ है। शीर्ष पांच प्रेषण प्राप्त करता देश कौन से है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा स्थान फर्स्ट नंबर पे है तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो शीर्ष 5 प्रेषण प्राप्त देश है, पहला है भारत, उसके बाद मैक्सिको, तीसरा में है चीन, चौथे में फिलीपींस और 5वें में फ्रांस है। 1831 बिलियन प्रेषण में से 647 बिलियन प्रवासियों द्वारा निम्न और मध्यम आय वाले देशों में भेजे गए थे। ठीक है,
दुनिया के कई हिस्सों में जलवायु और मौसम संबंधी आपदाओं के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन भी हुआ है। अधिकांश प्रवासन नियमित, सुरक्षित और क्षेत्रीय रूप से केंद्रित होता है, जो सीधे अवसरों और आजीविका से जुड़ा होता है। वर्ष 2022 के अंत तक विस्थापित लोगों की संख्या 117 मिलियन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों में बड़े प्रवासी के साथ भारत विश्व में सबसे बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों, लगभग 18 मिलियन का मूल स्थान है। नेक्स्ट है, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है। इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स, और इसका जो स्रोत है बिजनेस स्टैंडर्ड है। तो वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के द्वारा भारत ने 2023 में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। भारत 2015 की तुलना में 9वें स्थान से ऊपर आकर तीसरे स्थान पे बैठ गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि विश्व ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा क्या जारी किया जाता है, तो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024, और जिसमें भारत के स्थान कितनी है, तो भारत के स्थान सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया है और इसका स्थान तीसरा है। ठीक है, और 2015 में इसका स्थान 9वां था और अभी 2022-23 में इसका स्थान तीसरा है। तो ये ध्यान रखेंगे, और जापान को पीछे छोड़ते हुए। नेक्स्ट रिपोर्ट का मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, तो ये जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो जापान के 110 बिलियन यूनिट की तुलना में भारत ने वर्ष 2023 में 113 बिलियन यूनिट और सौर ऊर्जा का उत्पादन किया है। वर्ष 2023 में वैश्विक बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान 5.5% था। भारत ने वर्ष 2023 में अपनी 5.8 बिजली सौर ऊर्जा से उत्पन्न की है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम मेंस में ना ये सभी डाल सकते हैं, साइंस एंड टेक में भी एक क्वेश्चन डाल सकते हैं, या फिर कुछ जो आएगा एग्जाम में, तो आप ऐसे करके पॉइंट बना लेंगे फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे करके, या फिर इस तरीके से ग्राफ करके बनाएंगे एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, उसमें मार्क्स आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। नेक्स्ट रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2024 में जीवाश्म ईंधन उत्पादन में गिरावट आएगी और यह प्रवृत्ति अन्य वर्षों में भी जारी रहेगी। नेक्स्ट 2023 में अतिरिक्त वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी 5.1% थी। चीन प्लस 156 मतलब 156 TWH, संयुक्त राज्य अमेरिका प्लस में 33 TWH और ब्राज़ील 22 के बाद भारत ने 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में दुनिया की चौथी सबसे वृद्धि मतलब प्लस 18 टेरावाट घंटे या TWH हासिल की है। शीर्ष 4 सौर विकास वाले देशों ने मिलकर 2023 में 75% वृद्धि हासिल कर ली है। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 2015 में भारत की बिजली का 0.5% से बढ़कर 2023 में 5.8 हो गई है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऐसे मेंस में भी डालेंगे फ्रेंड्स, और ये प्री में भी कथन कारण करके आ सकता है। नेक्स्ट, भारत 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना तक बढ़ाने वाले देश में से एक है। एम्बर के अनुसार इस क्षमता लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत को वार्षिक क्षमता वृद्धि में उल्लेखनीय वृद्धि की आवश्यकता है। नेक्स्ट है वेस्ट नाइल फीवर। ये क्या है, ये केरल में आया है फ्रेंड्स, तो इसके द हिंदू इसका सोर्स है। तो केरल के स्वास्थ्य विभाग ने 3 जिलों में त्रिशूर, मलप्पुरम और कोझिकोड में वेस्ट नाइल बुखार के मामले में पुष्टि के बाद अलर्ट कर दिया है। वेस्ट नाइल फीवर क्या है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो वेस्ट नाइल फीवर वेस्ट नाइल वायरस के कारण होने वाला एक वायरस संक्रमण है जो मुख्य रूप से संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्य में फैलता है। वेस्ट नाइल फीवर एक मच्छर जनित एकल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि वेस्ट नाइल फीवर में क्या है, तो कैसे वो होता है। तो मच्छर जनित एकल स्टैंडर्ड RNA वायरस है और क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो ये बायो के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, बायो में क्वेश्चन पूछ सकता है। WHO के अनुसार यह फ्लेवी वायरस जीनस का सदस्य है और फ्लेविरिबिडो परिवार के जापानी एन्सेफलाइटिस एंटीजिंग कॉम्प्लेक्स से संबंधित है। नेक्स्ट है पक्षी WNV का
के प्राकृतिक मेजबान हैं। मच्छर जब संक्रमित पक्षियों के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं तो वे संक्रमित हो जाते हैं और फिर इन मच्छरों के काटने से मनुष्य तथा जानवरों में वायरस का संचरण हो जाता है। तो इसका जो वाहक है वो पक्षी है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखेंगे। घरों में इस्तेमाल के लिए टीके उपलब्ध हैं लेकिन लोगों के लिए अभी उपलब्ध नहीं है। संक्रमित क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैलता है। ऐतिहासिक संदर्भ क्या है इसका, तो वेस्ट नाइल संक्रमण पहली बार 1937 में युगांडा में पाया गया था। केरल में इसका पहली बार 2011 में पता चला था। बाद में 2022 में त्रिशूर जिले में एक 47 वर्ष व्यक्ति को वेस्ट नाइल संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इसका स्रोत क्या है फ्रेंड्स, द इंडियन एक्सप्रेस। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक, जिसे आमतौर पर 3D प्रिंटिंग के रूप में जाना जाता है, की मदद से बनाए गए तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह इंजन इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के ऊपर चरण PS4 में उपयोग के लिए है। PS4 इंजन को इसरो द्वारा 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके उत्पादन के लिए पुनः डिजाइन किया गया है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग AM क्या है फ्रेंड्स, तो 3D प्रिंटिंग या AM एक ऐसी प्रक्रिया है जो परत दर परत त्रिआयामी वस्तुओं को बनाने के लिए कंप्यूटर निर्मित डिजाइन का उपयोग करती है। यह एक योगात्मक प्रक्रिया जिसमें प्लास्टिक, कंपोजिट या जैव सामग्री जैसी सामग्री की परतें बनाई जाती है जो आकार, कठोर और रंग में भिन्न वस्तुओं के निर्माण के लिए बनाई जाती है। AM प्रौद्योगिकी के प्रमुख अनुप्रयोग क्या है, तो स्वास्थ्य देखभाल, कस्टम प्रत्यारोपण, ट्यूमर मॉडल, सर्जिकल उपकरण आदि है इसमें। एरोस्पेस और रक्षा, तो एयरफ्रेम, लैंडिंग गियर और ड्रोन आदि जैसी घटक। और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, तो पहनने योग्य उपकरण, रोबोट आदि है। इसका महत्व क्या होगा, तो महत्व देखते हैं फ्रेंड्स। तो नया इंजन अब 97% कच्चे माल की बचत करता है और उत्पादन समय को 60% तक कम कर देता है। परीक्षण के सफल प्रशासन के बाद लेजर पाउंडर बेड फ्यूजन तकनीकी के उपयोग से तैनात भागों की संख्या 14 से कम होकर 1 हो गई है, इससे 19 वेल्ड जोड़ समाप्त हो गए, जिससे प्रति इंजन कच्चे माल के उपयोग में काफ़ी बचत हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है महिला हिंसा के लिए विरोध, यूरोपीय संघ का पहला कानून। ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स क्योंकि महिला सशक्तिकरण से मेंस में भी आता है। तो इसका देख लेते हैं क्या है, इसका सोर्स है द इंडियन एक्सप्रेस। तो हाल ही में यूरोपीय संघ EU ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून पारित किया है। कानून सभी यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों को महिला जन्नांग विकृति, जबरन विवाह और ऑनलाइन उत्पीड़न जैसे प्रथाओं का अपराधीकरण करने के लिए अनिवार्य करता है। प्रमुख प्रावधान क्या है इसमें, तो नव स्वीकृत कानून विभिन्न प्रकार के अपराधों को संबोधित करके महिलाओं को लिंग आधारित हिंसा से बचाने का प्रयास करता है। यह कानून बच्चे सहित घरेलू दुर्व्यवहार के पीड़ितों के लिए सहायता प्रदान करने और सुरक्षा में सुधार को प्राथमिकता देता है। नए कानून में विशेष रूप से साइबर अपराधों के लिए प्रावधान किए गए हैं। इस कानून के तहत अपराध की गंभीरता का आधार पर 1 से 5 साल तक की अवधि के कारावास का प्रावधान किया गया है। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने इन नई दिशा निर्देशन को 3 वर्षों के अंदर अपने राष्ट्रीय कानून में लागू करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रभाव या महत्व क्या है, तो समूचे यूरोपीय संघ में इन कानूनों के सामंजस्य से लिंग आधारित हिंसा के प्रति कानून प्रतिक्रिया मजबूत होने की उम्मीद है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि अपराधियों को गंभीर दंड का सामना करना पड़ेगा जबकि पीड़ितों को व्यापक समर्थन मिलेगा। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ 27 यूरोपीय देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है और 1992 से 93 में maastricht संधि, कौन सी, तो maastricht संधि द्वारा स्थापित यूरोपीय संघ ने एकीकृत कानून के माध्यम से एक आंतरिक एकल बाजार बनाया गया है। नेक्स्ट है 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट ISSAR। इसका स्रोत क्या है, तो isro.government.in है। तो यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2023 के लिए भारत अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट जारी किया है
और इसमें है मुख्य बिंदु क्या क्या है, तो वैश्विक परिदृश्य वर्ष 2023 में 212 लॉन्च और ऑन ऑर्बिट ब्रेकअप घटनाओं से उत्पन्न कुल 3143 3143 ऑब्जर्वेट्स को अंतरिक्ष ऑब्जर्वेट आबादी में जोड़ा गया है। भारतीय परिदृश्य क्या है इसमें, तो भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर अब तक 31 दिसंबर मतलब 31 दिसंबर 2024 को 2023 तक 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण किए जा चुके हैं, जिसमें निजी ऑपरेटरों, शैक्षणिक संस्थाओं उपग्रह भी शामिल हैं। वर्ष 2023 में इसरो ने सभी 7 प्रक्षेपण अर्थात SSLV-D2, EO5, E057, LVM-3M4 जिसे चंद्रयान लॉन्च किया है, 1 ONEWE वेव और 1 वेव 2 PSLV-C55, TELEOS टेस्ला 2 और LVM-3M4 चंद्रयान 3 और PSLV-C53 आदित्य L1 परीक्षण किया है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 31 दिसंबर 2023 तक भारत सरकार के स्वामित्व वाले परिचालन उपग्रहों की संख्या LEO लो अर्थ ऑर्बिट और में 22 और जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में 29 है। 2023 के अंत तक 3 भारतीय गहरे अंतरिक्ष मिशन भी असक्रिय थे, अर्थात चंद्रयान 2 ऑर्बिट, आदित्य L1 और चंद्रयान 3 का प्रोपल्स मॉड्यूल। अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता क्या है, तो SSA क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में देखते हैं। तो अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूक SSA अंतरिक्ष में प्राकृतिक और मानव निर्मित और ऑब्जेक्ट की स्थिति और व्यवहार को समझने एवं निगरानी करने से संबंधित है। इसमें ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, अंतरिक्षयान, मलबे और धूमकेतु जैसे ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना और उनकी रक्षा गति, ऊंचाई, रोटेशन और अन्य विशेषताओं का डेटा इकट्ठा करना शामिल है। नेक्स्ट है पशु कूटनीति, इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका जो स्रोत है द हिंदू है। फ्रेंड्स चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फ्रेंड्स, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। और हाल ही में मलेशिया कहाँ पे, तो हाल ही में पशु कूटनीति के बारे में देख लेते हैं इसमें। तो हाल ही में मलेशिया ने पर्यावरण के संरक्षण के रूप में अपनी छवि में सुधार के लिए ओरंगुटैन डिप्लोमेसी का सहारा लिया है। और उद्देश्य क्या है इसका, तो इस रणनीति का उद्देश्य मलेरिया की छवि को जंगली जानवरों की सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं का चैंपियन बनाकर बढ़ाना है। यह पाम ऑयल के टिकाऊ उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहते हैं और ओरंगुटान को बचाने के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट है चीन की सफलता पांडा कूटनीति से प्रेरित होकर मलेशिया ओरांगुटान को कुछ मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के संकेत को रूप में देखता है। ओरांगुटान क्या है, तो ओरांगुटान उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के वृक्षों के बीच रहते हैं और यह केवल बोर्नियो जो मलेशिया और इंडोनेशिया और सुमात्रा इंडोनेशिया के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया जाता है। संरक्षण स्थिति IUCN गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। तो नेक्स्ट है पशु कूटनीति का महत्व क्या क्या है, तो सांस्कृतिक आदान प्रदान, जानवरों का साझा करना या उपहार में देना विभिन्न संस्कृतियों को समझ और प्रशंसा को बढ़ावा दे सकता है। सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट, सार्वजनिक कूटनीति और सहभागिता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39B, इसके बारे में देख लेते हैं चर्चा में क्यों है, और ये आपको पॉलिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसका स्रोत है द इंडियन एक्सप्रेस। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ जो इस प्रश्न की जांच कर रही है कि क्या निजी संपत्ति समुदाय के भौतिक संसाधनों माने जाएं, जैसे कि अनुच्छेद 39B में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट का विचार क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यद्यपि अनुच्छेद 39B राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यद्यपि इस प्रावधान की व्याख्या इतने व्यापक अर्थ में नहीं की जानी चाहिए इसमें निजी अधिकारों के लिए कोई सुरक्षा न बचे। अनुच्छेद 39B के बारे में क्या है उसमें, तो समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और निरंतर इस प्रकार वितरित किया जाए कि आम हित की पूर्ति हो सके। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों के अनुच्छेद 39B में
कहा गया है कि आर्थिक प्रणाली की संचालन से धन और उत्पादन की संसाधनों का समान हानि के लिए केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में कृषि निर्यात और में गिरावट। भारत में कृषि निर्यात में गिरावट हुई है और इसका बिजनेस स्टैंडर्ड इसका स्रोत है। तो अनाज और चीनी से लेकर प्याज तक कई वस्तुओं के शिपमेंट प्रतिबंधों के कारण 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष में भारत का कृषि निर्यात 8.2% गिर गया है। मुख्य बिंदु तो वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि निर्यात 53.15 बिलियन डॉलर था, जो वर्ष 2023-24 में हटाकर क्या हो गया है तो 48.82 बिलियन डॉलर हो गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत के कृषि आयात में 7.9% की गिरावट देखी गई है। यह 2022-23 के 35.7 बिलियन डॉलर से घटकर 2023-24 में 32.8 बिलियन डॉलर हो गया है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है गिरावट वाली निर्यात वस्तु कौन कौन सी है, तो चीनी है, गैर बासमती चावल है, गेहूं और प्याज। कृषि निर्यात में गिरावट के कारण क्या क्या है, क्योंकि मेंस में इसी तरीके से लिखना पड़ता है फ्रेंड्स, कारण चुनौतियां सारे कुछ लिखना होता है। तो वस्तुओं पर प्रतिबंध, प्रमुख वस्तुओं पर प्रतिबंध। अक्टूबर 2023 से चीनी निर्यात पर सरकारी प्रतिबंध है। जुलाई 2023 में गैर बासमती चावल के निर्यात पर सरकारी प्रतिबंध है। वैश्विक मूल्य परिवर्तन क्या था, तो 2023-24 और 2019-20 के बीच कृषि वस्तुओं की कीमत में वैश्विक गिरावट ने भारत के निर्यात को कम प्रतिस्पर्धा बना दिया था। FAO खाद्य मूल्यांक सूचकांक 119.1 से निकलकर 96.5 अंक आ गया है, जिससे निर्यात राजस्व प्रभावित हुआ है। WTO की व्यापार सांख्यिकी समीक्षा 2023 के अनुसार 2022 में भारत के कृषिगत निर्यात और आयात की वैश्विक कृषि व्यापार में हिस्सेदारी क्रमशः 2.4 और 1.9 थी। विश्व में कृषि निर्यात देशों की सूची में भारत 9वें स्थान पे है। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ज्योग्राफी के लिए। तो इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन दबा दीजिए फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हाल ही में शोधनकर्ताओं ने युगांट प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पे मैक्सिको की चेतुमल खाड़ी में विश्व के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की गई है, जिसे तामजा ब्लू होल के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ है, युगाटन चैनल में हुआ है फ्रेंड्स, और ये जिसका नाम ब्लू होल है, जो विश्व के सबसे गहरे ब्लू होल है, और कहाँ तो मैक्सिको में हुआ है, और इसे नाम तामजा ब्लू होल से जाना जाता है। नेक्स्ट है मुख्य बिंदु इसका, तो तामजा ब्लू होल समुद्र तल से कम से कम 1380 फीट मतलब 420 मीटर नीचे है, जो दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन होल से भी अधिक गहरा है। नेक्स्ट है 13,660 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस विशाल पानी के नीचे की गुफा का नाम तामजा रखा गया है, जिसका माया भाषा में अर्थ है गहरा पानी। ठीक है, ब्लू होल के बारे में देखते हैं। तो ब्लू होल जल के भीतर ऊर्ध्वाधर गुफाएं हैं, जो तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां आधार शैल चूना पत्थर, संगमरमर या जिप्सम जैसे घुलनशील पदार्थों से बनी होती है। ब्लू होल ऊर्ध्वाधर समुद्री गुफाएं हैं, जो हिमयुग के दौरान हजारों वर्ष में हिम नदों के बहाव द्वारा निर्मित हुआ है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भीष्म पोर्टेबल अस्पताल। इसके बारे में देख लेते हैं फिर से, क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका स्रोत है द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने आगरा में, ध्यान रखिएगा कहाँ पे, तो आगरा में भीष्म, कौन सा, तो भीष्म है ना कि भीम है, तो भीष्म पोर्टेबल क्यूबक्स का सफल परीक्षण किया है। भीष्म पोर्टेबल क्यूएस प्रोजेक्ट भीष्म नाम की व्यापक पहल का एक हिस्सा है। तो प्रोजेक्ट नाम क्या है, तो प्रोजेक्ट भीष्म है। ठीक है, और कहाँ से लॉन्च किया गया, तो आगरा से।
हिस्सा सहयोग हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल, जिसे 200 तक के हताहतों के इलाज के लिए तैयार किया गया है। इसमें त्वरित प्रतिक्रिया और व्यापक देखभाल पर जोर दिया गया है। मुख्य विशेषताएं क्या है? तो सहायता क्यूब्स कई नवीन उपकरणों से सुसज्जित है, जो आपात स्थितियों के दौरान आपात प्रतिक्रिया और चिकित्सा सहायता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं के प्रभाव समन्वय, वास्तविक समय के निगरानी और कुशल प्रबंधन की सुविधा के लिए AI और डेटा एनालिटिक्स को भी एकीकृत करता है। पूरी इकाई में 72 आसानी से परिवहन योग्य घटक होते हैं, जिन्हें आसानी से हाथ, साइकिल या यहाँ तक कि ड्रोन द्वारा ले जाया जा सकता है। ये क्यूब्स मजबूत, जलरोधक और हल्के हैं, जिन्हें क्या है तो विभिन्न विन्यासों के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है रामचरितमानस पंचतंत्र और हृदय लोक स्थान को यूनेस्को के विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्र समृद्धि रजिस्टर में शामिल किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स, तीनों को याद रखिएगा। और ये स्रोत है द इंडियन एक्सप्रेस है। तो हाल ही में रामचरितमानस पंचतंत्र और सहृदय लोक स्थान को यूनेस्को के विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्र रजिस्टर की समृद्धि में शामिल किया गया है। यह देश की समृद्ध साहित्य विरासत और सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि है। मुख्य भूमिका इसमें क्या है? मुख्य बिंदु तो हृदय लोक स्थान, पंचतंत्र और रामचरितमानस क्रमशः आचार्य आनंदवर्धन विष्णु शर्मा और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। तो एग्जाम पे लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें तो पता है कि पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखे हैं, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने लिखे हैं, तो ये भी पता था। लेकिन हृदय लोक स्थान किसने लिखा है? तो आचार्य आनंदवर्धन ने लिखा है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछेगा ही डेफिनेटली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर द एशिया एंड द पैसिफिक की 10वीं बैठक के दौरान इसकी घोषणा की गई है। उलान बटोर में आयोजित इस बैठक में सदस्य देशों में 38 प्रतिनिधि के साथ 40 पर्यवेक्षक और नामित व्यक्ति भी शामिल हुए थे। महत्व क्या है इसकी? तो यह वैश्विक सांस्कृतिक संरक्षण में एक कदम आगे बढ़ाने का संकेत देता है, जो भारत की साझा मानवता को आकार देने वाले विविध आख्यानों और कलात्मक अभिव्यक्तियों को पहचानने और उनकी सुविधा के महत्व को उजागर करता है। यूनेस्को का विश्व समृद्धि कार्यक्रम दुर्लभ और संकटग्रस्त दस्तावेज विरासत को संरक्षित करने, पहुंच और उपयोग की सुविधाजनक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल है। तो भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नैनीताल जंगल में आग तथा बॉम्बी बकेट। ये है क्या? द इंडियन एक्सप्रेस है ऐसा लिया हुआ। तो हाल ही में उत्तराखंड, कहाँ? तो उत्तराखंड में नैनीताल के निकट जंगलों में भीषण आग फैल गई थी, जिसके कारण भारतीय वायुसेना ने भीषण आग पर काबू पाने के लिए कर्मियों और MI-17 हेलीकॉप्टर को भेजना पड़ा था। बॉम्बी बकेट के बारे में देख लेते हैं। तो बॉम्बी बकेट जिसे हेलीकॉप्टर बकेट या हेलीकॉप्टर के रूप में भी जाना जाता है, नैनीताल के पास स्थित भीमताल झील से पानी एकत्र करने के लिए बनाई गई थी और इसे जलते हुए जंगलों पर डाला गया था। ठीक है। नेक्स्ट है और नेपाल भारतीय क्षेत्र को दर्शाने वाला नया करेंसी नोट जारी किया है। तो ये जो बहुत ज़्यादा विवाद हो गया था इस पे, तो इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका स्रोत है द हिंदू। हाल ही में नेपाल ने 100 रुपये नए नोट पे छापने की घोषणा की, जिस पर एक मानचित्र अंकित है, जिसमें भारतीय क्षेत्र कौन? तो लिपुलेख, लिम्पियाधुर्रा और कालापानी को दिखाया गया है। इस कदम का भारत ने विरोध किया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। पृष्ठभूमि क्या है? तो लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुर को भारत ने नवंबर 2019 में अपने मानचित्र में शामिल किया था। मई 2020 में नेपाल सरकार ने देश का एक अद्यतन राजनीतिक मानचित्र जारी किया, जिसमें उत्तराखंड के कालापानी और लिम्पियाधुर और लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा बताया गया है।
नेपाल ने 1816 में सुगौली संधि के आधार पर अपना दावा जताया है और संधि के अनुसार लिम्पियाधुर, कालापानी और लिपुलेख सहित काली महाकाली नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र नेपाल के हैं। हालांकि भारत ने कहा है कि भारत और नेपाल के बीच 1950 की शांति मैत्री संधि ने सुगौली की संधि को रद्द कर दिया है। नेपाल का तर्क है कि 1923 के नेपाल ब्रिटेन मैत्री संघ जैसे संधियों में ब्रिटिश शासन के युग के दौरान उसकी संप्रभुता की दृष्टि थी। और ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि सुगौली की संधि कब हुई है, क्योंकि हिस्ट्री में आता है। तो ये सुगौली की संधि कब हुई थी फ्रेंड्स, तो 1815 में हुई थी। ठीक है, 1816 में हुई थी। देखिएगा यहाँ पे सुगौली की संधि जो आंग्ल और नेपाल के बीच में हुई थी। भारत की प्रतिक्रिया क्या है इसमें, तो भारत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इसे एक तरफा कार्रवाई कहा गया। नेपाल द्वारा क्षेत्रीय दावों के कृत्रिम विस्तार को अस्वीकार करा दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने कहा है कि नेपाल की इस कदम से स्थिति या जमीनी हकीकत में कोई बदलाव नहीं आएगा। नोट में नेपाल सरकार ने इस निर्णय को स्थानीय राजनीतिक हितधारकों से पूर्ण समर्थन नहीं मिला है। कुछ पूर्व राजनयिकों और नेपाल केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर ने इस अविवेकपूर्ण और उत्तेजक कहा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भविष्य पोर्टल, बिजनेस टुडे का स्रोत है। तो हाल ही में पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने पेंशन भोगियों के लिए सक्रिय और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भविष्य पोर्टल जारी किया है। लक्ष्य क्या है इसकी, तो लक्ष्य सभी सेवानिवृत्त बकाया का भुगतान हो और सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन भुगतान आदेश PPO डिलीवरी हो। तो ये ध्यान रखिएगा, उसके लिए कौन सा, तो भविष्य पोर्टल है। ठीक है, और मुख्य विशेषता क्या है, तो भविष्य प्रणाली व्यक्ति और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पेंशन स्वीकृति भुगतान प्रक्रिया की ऑनलाइन ट्रैकिंग के प्रदान करती है। पेंशन की प्रोसेसिंग के लिए फॉर्म ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। यह सेवानिवृत्त कर्मचारियों को SMS ईमेल के माध्यम से पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया की प्रगति के बारे में सूचित करता है। नेक्स्ट है, यह प्रणाली पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करके पेंशन के भुगतान में होने वाली देर को रोक सकती है। नेक्स्ट है, वैध हिंदू विवाह के लिए आवश्यकता अनुष्ठान, द हिंदू है इसका स्रोत है। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह की प्रकृति को रेखांकित करते हुए कहा कि इसे हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक वैध समारोह के बिना मान्यता नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां क्या क्या है, तो अधिनियम की धारा 7 में हिंदू विवाह के समारोह सूचीबद्ध है जिसका विवाह वैध होने के लिए पालन किया जाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कानून की नज़र में शादी वैध नहीं मानी जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, जिसकी शादी हुई है तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। पंजीकरण के बाद भी विवाह की वैधता के लिए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत निर्धारित अनुष्ठानों का पालन करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए सप्तपदी समारोह वैधता के लिए आवश्यक है। सप्तपदी पवित्र अग्नि के चारों ओर 7 फेरे होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, जो हम हिंदुओं में होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह को एक पवित्र संस्कार माना है। भारतीय समाज में इसके महत्व और पारंपरिक इकाइयों की स्थापना में इसकी भूमिका पर जोर दिया है। कोई विवाह व्यवसायिक लेन देन नहीं है। विवाह कोई व्यवसायिक लेन देन नहीं है। यह एक पुरुष और महिला के बीच वैवाहिक बंधन की शुरुआत को चिन्हित करने वाली एक महत्वपूर्ण घटना है जो भारतीय समाज की मूलभूत इकाई परिवार की नींव बनाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुपतित्व और बहुविवाह को खारिज कर दिया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के बारे में क्या है, तो यह हिंदुओं के बीच विवाह से संबंधित कानून को संहिताबद्ध करता है। यह हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख और अन्य लोगों पर लागू होता है जो मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी कानून द्वारा शासित नहीं होते हैं। नेक्स्ट, स्पष्टीकरण का महत्व क्या है, महत्व देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां विवाह पंजीकरण और अनुष्ठान से संबंधित कानूनी व्याख्याओं में स्पष्टता की ही आवश्यकता पर जोर देती है। यह फैसला वैवाहिक संबंधों की व्यापक मान्यता सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रक्रिया को सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं के साथ जोड़ने के महत्व को उजागर करती है। अनुष्ठित विवाह क्या है, तो विवाह संपन्न कराने से तात्पर्य उचित अनुष्ठानों साथ एक आधिकारिक विवाह समारोह के प्रदर्शन से है और भारत में विवाह मुख्य रूप से व्यक्तिगत कानूनों और 1954 के विशेष विवाह अधिनियम द्वारा शासित होता है। ठीक है, अब ये ज़्यादा
जानने की जरूरत नहीं है विवाह के बारे में फ्रेंड्स। निष्कर्ष देख लेते हैं। तो विवाह की वैधता से संबंधित जटिल कानूनों को समझना, साक्ष्य संबंधी आवश्यकताओं और कानून अनुमानों को समझने में महत्व को रेखांकित करता है। नेक्स्ट है कोविशील्ड वैक्सीन के दुर्लभ दुष्प्रभाव। द इंडियन एक्सप्रेस है जो अभी हम लोग सह रहे हैं फ्रेंड्स। तो हाल ही में कोविड-19 महामारी के लिए कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि टीकाकरण के संभावित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। दुर्लभ दुष्प्रभाव क्या क्या है फ्रेंड्स? तो ये कोविशील्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नामक एक दुर्लभ रक्त के थक्के जमने वाले विकार का कारण बन सकता है। इस स्थिति के कारण प्लेटलेट्स काउंट में कमी आ जाती है, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हो जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं क्योंकि ये बायोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट है। टीटीएस को वैक्सीन प्रेरित थ्रोम्बोटिक इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया VIPIT या वैक्सीन प्रेरित इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम TTS के साथ थ्रोम्बोसिस एक दुर्लभ स्थिति है जो कम प्लेटलेट्स काउंट के साथ मिलकर रक्त के थक्के थ्रोम्बोसिस का गठन की विशेषता है। TTS में सूचीबद्ध लक्षणों में सांस की तकलीफ, सीने में तकलीफ, उंगलियों और पैर की उंगलियों में चकत्ते के रूप में, त्वचा का मलिनीकरण, छोटे लाल धब्बे, सुस्त सिर दर्द और शरीर के विशेष हिस्सों में सुन्नता शामिल होता है। एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड, तो एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन, जिसे कोविशील्ड के नाम से भी जाना जाता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित एक वायरस वेक्टर वैक्सीन है। भारत में एस्ट्राजेनेका द्वारा उत्पादित वैक्सीन का विपणन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा निर्मित कोविशील्ड ब्रांड नाम के तहत किया गया था। भारत में टीकाकरण की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड? तो 16 जनवरी 2021 से हुई थी। तब से संभावित थ्रोम्बोलिक घटनाओं की संख्या प्रति मिलियन खुराक 0.61 मामले आ चुके हैं। ठीक है। WHO द्वारा की गई टिप्पणियां क्या क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात की पुष्टि की कि कोविशील्ड टीकाकरण के बाद कुछ मामलों में TTS की सूचना मिल रही है। हालांकि WHO ने नवीनतम आंकड़ों के आधार पर कहा कि कोविशील्ड टीकों के साथ TTS का जोखिम बहुत कम प्रतीत होता है। नेक्स्ट है भारत में मामले। तो टीकाकरण अभियान के दौरान भारत में दी गई 220 करोड़ खुराक में 79% से अधिक कोविशील्ड थी। वर्ष 2021 में भारत के कुल 36 TTS मामले तथा 18 मौतें पुष्टि हो चुकी हैं। एस्ट्राजेनेका की प्रतिक्रिया क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम ने कंपनी के खिलाफ लाए गए एक मुकदमे के बाद एस्ट्राजेनेका ने अदालती दस्तावेज में TTS के बारे में बात की है। एस्ट्राजेनेका ने इस बात से इनकार किया कि TTS समान स्तर पर वैक्सीन के कारण होता है। हालांकि इससे बहुत ही दुर्लभ मामले में इसके टीकाकरण के परिणाम स्वरूप TTS की संभावना को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन और श्रम उत्पादकता पर इसका प्रभाव। तो यहाँ पे द हिंदू लिया गया है स्रोत फ्रेंड्स। जलवायु परिवर्तन और श्रम उत्पादकता पर इसका प्रभाव हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की नवीनतम रिपोर्ट बदलते माहौल में काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना प्रकाशित हुआ है। रिपोर्ट यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता की ओर इशारा करती है कि श्रम जलवायु रोधी हो। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य विशेषता क्या है? तो दुनिया की 1/3 से अधिक आबादी सालाना अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आते हैं, जिससे लगभग 23 मिलियन लोग काम से संबंधित चोटों का शिकार हो जाते हैं। ILO ने जलवायु परिवर्तन के 6 प्रमुख प्रभावों की पहचान की है। पहला है चरम मौसम की घटनाएं, दूसरा सौर पर्यावरणीय विकिरण, कार्यस्थल वायु प्रदूषण, वेक्टर जनित रोग, कृषि रसायन और गीग इकोनॉमी श्रमिक। ध्यान रखेंगे। प्रभावित क्षेत्र क्या है? तो कृषि क्षेत्र में विश्व स्तर पर औपनिवेशिक कृषि श्रम क्षेत्र गर्मी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, विशेष रूप से विकासशील देशों में जहां श्रमिकों को अक्सर पर्याप्त मौसम सुरक्षा का अभाव होता है। MSME क्षेत्र, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र देश के लगभग
21% कार्यबल या वो 123 मिलियन से अधिक श्रमिकों को रोजगार देता है। इस क्षेत्र की अत्यधिक अनौपचारिकीकरण होने के कारण श्रमिकों की स्थिति की बहुत कम या कोई निगरानी नहीं की गई है, जिससे वे गर्मियों के खतरों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो गए हैं। भवन और निर्माण तो लगभग 70 मिलियन श्रमिकों के साथ भारत में निर्माण क्षेत्र को शहरी ताप द्वीप प्रभाव का सामना करना पड़ता है। निर्माण श्रमिकों के शारीरिक चोट, अस्थमा जैसे वायु प्रदूषण संबंधी स्वास्थ्य खतरे का भी सर्वाधिक भावना होती है। नेक्स्ट है कार्यस्थल सुरक्षा संबंधी कानून। तो भारत में 13 से अधिक केंद्रीय कानून की एक श्रृंखला शामिल है, जिसमें कारखाना अधिनियम 1948, श्रमिक मुआवजा अधिनियम 1923, बगान श्रम अधिनियम 1951 आदि शामिल है। निष्कर्ष क्या है? तो ILO रिपोर्ट जलवायु रोधी कार्य और श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत नियामक ढांचा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक की ओर इशारा करता है। नेक्स्ट है भारत में धर्म आधारित आरक्षण। हिंदू स्रोत है इसका। तो भारत में चुनावी मौसम में इस बात का विवादास्पद बहस चल रही है कि क्या एक धर्मनिरपेक्ष देश धर्म आधारित आरक्षण नीतियों को उचित ठहरा सकता है। आरक्षण और भारत का संविधान। तो अनुच्छेद 15A विशेष रूप से राज्य को केवल धर्म और जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के खिलाफ भेदभाव करने से रोकता है। प्रथम संविधान संशोधन अनुच्छेद 15(4) को जोड़ा। इससे राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जातियों और जनजातियों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया है। तो ये आर्टिकल्स भी याद रखेंगे, फिर आर्टिकल से आते भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16(4) में 16(4) में क्या लिखा है कि राज्य को नागरिकों किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान करने में सक्षम बनाता है जिसका राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होती है। नेक्स्ट है मुस्लिम आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां। तो जस्टिस राजिंदर सच्चर समिति 2006। तो मुस्लिम समुदाय SC और ST जितना ही पिछड़ा था और गैर मुस्लिम OBC की तुलना में अधिक पिछड़ा था। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा समिति 2007। तो इसने अल्पसंख्यकों के लिए 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 15% आरक्षण का सुझाव दिया था, जिसमें 10% विशेष रूप से मुसलमानों के लिए था। नेक्स्ट है भारत सरकार ने वर्ष 2012 में 27% OBC कोटा के भीतर अल्पसंख्यकों के लिए 4.5% आरक्षण प्रदान करने वाला आदेश जारी किया था। समानता और समता की अवधारणा क्या है? तो भारत का संविधान समानता, सभी के लिए समान व्यवहार से हटकर समता की ओर चला गया है, जो निष्पक्षता सुनिश्चित करता है और कुछ समूहों के लिए विभेदक उपचार या विशेष उपाय की आवश्यकता हो सकती है। नेक्स्ट है दूसरी ओर वास्तविक समानता का संबंध परिणामों की समानता से है। सकारात्मक कार्रवाई वास्तविक समानता के इस विचार को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है कुछ राज्यों में धर्म आधारित आरक्षण। तो ये है, देख लेते हैं। तो केरल में क्या है? तो केरल में मुसलमानों को OBC श्रेणी में शामिल किया गया है, जिसमें समग्र OBC आरक्षण के भीतर एक उप कोटा बनाया गया है। कर्नाटक में 1995 में OBC कोटा के भीतर 4% मुस्लिम आरक्षण लागू किया गया है। तमिलनाडु में 2007 में कानून के आधार पर 30% OBC कोटा के भीतर आरक्षण प्रदान किया गया है, जो 3.5% आरक्षण के साथ मुसलमानों की एक उप श्रेणी है। धर्म आधारित आरक्षण के पक्ष में तर्क क्या है? तो धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करने से समानता के सिद्धांत का विस्तार उन धार्मिक अल्पसंख्यकों तक हो सकता है जो ऐतिहासिक रूप से शिक्षा और वित्तीय स्थिरता में पीछे हैं। नेक्स्ट है धर्म आधारित आरक्षण संभावित रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्थान कर सकता है, जो सामाजिक आर्थिक असमानताओं को सामना करते हैं। नेक्स्ट है विरुद्ध तर्क क्या है इसका? तो धर्म के आधार पर आरक्षण विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच अविश्वास पैदा कर सकता है और सामाजिक एकता को कमजोर कर सकता है। धर्म के आधार पर आरक्षण देना भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है। धर्म आधारित आरक्षण अनजाने में धार्मिक रूपांतर को बढ़ावा दे सकता है।
नेक्स्ट है केवल धर्म के आधार पर आरक्षण देना वंचित पृष्ठभूमियों के व्यक्तियों की सूक्ष्म आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहेगा। नेक्स्ट आदर्श आचार संहिता, क्योंकि लोकसभा चुनाव हुई है तो उसके बारे में देख लेते हैं अच्छे से। द इंडियन एक्सप्रेस है, तो 18वीं लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान वरिष्ठ राजनेताओं द्वारा हाल ही में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, जिसमें आदर्श आचार संहिता की भावना कमजोर हुई है। प्रमुख प्रावधान की क्या है फ्रेंड्स, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पॉलिटी के लिए फ्रेंड्स। तो स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। अनुच्छेद 324 याद रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में आता है। तो अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में सक्षम बनाने के लिए पूर्ण शक्तियों का प्रदान करता है। स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता बनाई गई थी। एमसीसी के मूल सिद्धांतों में से एक ऐसी गतिविधियों को रोकना है जो मौजूदा सामाजिक विभाजन को बढ़ा सकती है या सांप्रदायिक तनाव को पैदा कर सकती है। नेक्स्ट है अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना उनके राजनीतियों और कार्यक्रमों के तक ही सीमित रहेगी। अन्य राजनीतिक दलों के खिलाफ किसी भी असत्यापित आरोप या विकृतियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार चुनाव कानून के तहत आचरण में शामिल नहीं होगा या अपराधी नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। अतः निर्वाचन आयोग का कर्तव्य है कि वह उन उल्लंघनों की शीघ्र जांच करे और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई करे ताकि चुनावी प्रक्रिया शुद्धता बनी रहे। ECI द्वारा निर्वाहक कार्यवाही क्या है, तो आदर्श आचार संहिता कानूनी रूप से लागू नहीं होने के बावजूद ECI के पास उल्लंघन के लिए राजनीतिक दलों की मान्यता को निलंबित करने या वापस लेने का अधिकार है। आदर्श आचार संहिता की समझ चुनौतियां क्या क्या है, तो MCC के पास कानूनी समर्थन का अभाव, जिससे शासन की सीमाएं प्रभावशीलता संदिग्ध हो गई है। चुनाव आयोग के पास उम्मीदवारों के अयोग्य ठहराने का अधिकार नहीं है, जिससे कदाचार से निपटने की उसकी क्षमता सीमित हो जाएगी। नेक्स्ट है एमसीसी चुनाव कदाचार जैसे घृणास्पद भाषण और फर्जी खबरों को रोकने में विफल रहती है। नेक्स्ट है कार्बन खेती तो द हिंदू स्रोत है इसका। तो बढ़ती पर्यावरण चुनौतियों और जलवायु लचीला टिकाऊ कृषि की खोज के बीच कृषि क्षेत्र में कार्बन डेटिंग चलन दुनिया भर में महत्वपूर्ण हो गया है। कार्बन खेती के बारे में देखते हैं। तो कार्बन खेती एक कृषि पद्धति है जिसका उद्देश्य वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना और इसे मिट्टी और वनस्पति में संग्रहित करना है, जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने के साथ साथ मिट्टी के स्वास्थ्य और कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है। इसमें पुनर्योजी कृषि प्रथाओं को लागू करना शामिल है जो कार्बन पृथक्करण को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि कृषि वानिकी, कवर फसल संरक्षण, जुताई, खाद बनाना और विविध फसल चक्र। उद्देश्य क्या है, तो पुनर्योजी कृषि पद्धति के अनुप्रयोग के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बहाल करना, जो उर्वरता और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। नेक्स्ट है विभिन्न तकनीकी। तो कवर फसल मिट्टी को ढकने के लिए नियमित फसल चक्रों के बीच फलियां, घास, साग जैसी कवर फसल लगाना। कम जुताई वाली खेती, तो जुताई को कम या खत्म करने बिना जुताई वाली प्रथाएं मिट्टी में कार्बन को बनाए रखने में मदद करती है। ये सब आप मेंस में लिख सकते हैं। फिर जो इकोनॉमिक सेक्शन आता है ना, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन आता है, तो उसमें ये सब डाल सकते हैं। ठीक है, कृषि से भी क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, और ये भी बिहार रिलेटेड भी आता है, तो बिहार रिलेटेड भी डाल सकते हैं इसमें। कृषि वानिकी पेड़ों और झाड़ियों को कृषि दृश्य में एकीकृत करना। घूर्णी चराई क्या है, तो वनस्पति के पूर्ण विकास के लिए पशुधन को विभिन्न चारागाहों में घुमाना। जैविक संशोधन, तो मिट्टी में खाद, गोबर और बायोचार मिलाने से मिट्टी में कार्बनिक कार्बन का स्तर बढ़ सकता है। फसल चक्र, तो एक कार्यक्रम में उगाई जाने वाली फसलों के प्रकार को बदलना, जिसमें गहरी जड़ वाले पौधों को शामिल किया जाता है जो भूमिगत रूप से अधिक कार्बन जमा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन खेती से लाभ। तो जलवायु परिवर्तन में कमी, कार्बन कृषि पद्धतियाँ वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को मृदा और वनस्पति में एकत्रित करने में सहायता करती है, जिससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित
उत्सर्जन में कमी लाकर तथा कार्बन भंडार को बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन में कमी लाई जा सकती है। नेक्स्ट है मृदा स्वास्थ्य। तो कार्बन कृषि मिट्टी की गड़बड़ी को कम करने और जैविक सामग्री को बढ़ाने में मदद कर सकती है। एकीकृत पोषण तत्व प्रबंधन प्रथाएं मिट्टी की उर्वरता को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है जैविक विविधता। जैव विविधता कृषि वानिकी और विविध फसलों जैसी प्रथाएं कृषि भूमि पर उपलब्ध आवासों की विविधता को बढ़ा सकती है, जिससे अधिक जैव विविधता का समर्थन किया जा सकता है। आर्थिक लाभ क्या होगा उससे? तो मिट्टी के बेहतर स्वास्थ्य से समय समय के साथ अधिक पैदावार और कम लागत हो सकती है। इसके अतिरिक्त कार्बन खेती लाभान्वित रूप से कार्बन क्रेडिट के माध्यम से आय उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, तो ये हम लोग फ्रेंड्स ये पूरा हम लोग देख लिए हैं। और नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम, तो ये हमारा प्लेलिस्ट में मैं डाल दी हूँ और ये पहले अपलोड हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।